बहुत साल से पूरा तन बदन कपा देने वाली ठंड रामपुर गांव ने नहीं देखी थी। उत्तर की हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था पूरा गांव जम जाएगा। ऊपर से घना कोहरा भी छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह कोहरा और ठंडी हवा एक भयंकर सर्दी को बुला रहे हो। सड़क के एक कोने में एक दुकान थी। रघु काका की चाय की दुकान के सामने रोज की तरह आज भी आग जलाई गई थी और उसके पास दो आदमी बैठे आग ताप रहे थे। किशन लाल और माधव वही लोग थे और रघु काका भी बीच बीच में आकर बातों में शामिल हो जा रहे थे। समझे माधव भाई, इस बार की सर्दी बहुत ज्यादा होने वाली है। मैंने रेडियो में सुना था। क्या बात कर रहे हो? यह ठंड में ऐसे ही जान निकली जा रही है और ज्यादा भयानक हो गई। भगवान ही जाने किस किस के नसीब में क्या लिखा है। याद है करीब 5 साल पहले कैसी ठंड पड़ी थी। उस बार तो ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। आंगन के पेड़ों से सारे पत्ते गिरकर पेड़ बिल्कुल सूखते चले जा रहे थे, पर पूरी रात सब लोग कपकपाते रहते थे। हाँ, इस हड्डी कंपाने वाली ठंड में घर के अंदर रहो या बाहर, दोनों एक बराबर हैं। टीन की छत के छेदों से और पतली दीवारों से हवा ऐसे घुसती है कि बस क्या ही बताऊं। एकदम सही कहा। हमारे लिए तो भैया लकड़ियां ही सहारा है। उन्हें ही जलाकर थोड़ी बहुत गर्मी हमें मिलती है। इन्हीं कड़ाके की सर्दी में कितने लोग मर भी जाते हैं। और मुझे यह बात समझ नहीं आती कि इतनी गर्मी में तो कोई नहीं मरता, और यह ठंड है कि लोगों की जान ले लेता है। गर्मी तो हड्डी तक नहीं पहुंचती, लेकिन ठंड उससे भी ज्यादा भयानक है माधव भाई। खासकर बूढ़े लोग, वह तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इंसान कितना असहाय है प्रकृति के सामने। सिर्फ प्रकृति के सामने नहीं, इंसानों के सामने भी इंसान बहुत असहाय है। मतलब रघु काका, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातें सुनकर एक पुरानी घटना याद आ गई। कैसी घटना रघु काका? क्या इस ठंड से कोई संबंध है? नहीं, ठंड से सीधा कोई संबंध नहीं, लेकिन उस रात भी ऐसी ही कंपाने वाली ठंड थी। तब मेरी उम्र भी कम थी। क्या हुआ था उस समय, बताइए। रघु काका, अब तो और जानने का मन कर रहा है। यह घटना एक दूसरे गांव की है, समझे? अरे बताइए ना रघु काका, अभी तो हमारा कोई काम भी नहीं है। कहानी सुनते सुनते समय भी निकल जाएगा, और वैसे भी पुराने दिनों की बातें सुनना अच्छा लगता है। यह कोई अच्छी लगने वाली घटना नहीं है, यह तो बहुत भयानक घटना है। अच्छा ठीक है, जब तुम लोग इतना कह रहे हो तो सुनो, पर यह कहानी तुम्हारी रात की नींद उड़ा सकती है। अरे, हम क्या छोटे बच्चे हैं? काका, आप शुरू कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। दुकान के बाहर कोहरा और भी घना हो गया था। ठंडी हवा का जोर और भी ज्यादा बढ़ गया था। वे रघु गला साफ करके अतीत में डूबने लगे। ये बहुत पुरानी बात है। शिवपुर ग्राम में उस साल एक नया स्कूल मास्टर आया था। आलोकनाथ वह शहर से आया था और गांव की किसी भी चीज़ से अभी तक वाकिफ नहीं हुआ था। उसके गांव में आने के अगले ही दिन से शुरू हो गई हड्डी कंपा देने वाली ठंड, और हर तरफ फैला हुआ कोहरा, कच्ची सड़कें, खेत खलिहान, सब जगह बस ओस और कड़क ठंड थी। स्कूल से लौटते लौटते शाम हो गई और अब उसे इस कड़कड़ाती ठंड में सुनसान कच्चे रास्ते से होकर घर जाना था। उफ, ये ठंड, काश एक मोटा चादर खरीद लिया होता तो कितना आरामदायक होता इस ठंड में। ठीक उसी समय आलोकनाथ के बिल्कुल पास पता नहीं कैसे अचानक एक आवाज उभरी। एक बुजुर्ग विशंभर चाचा की। उन्होंने 1 साल ओढ़ रखी थी। आलोकनाथ उम्र में उनसे बहुत छोटा था, फिर भी विशंभर चाचा उसे आप कहकर सम्मान देते थे। मास्टर जी, सुनसान जगह पर कहाँ जा रहे हो? अरे विशंभर चाचा, यही मैं स्कूल से ही घर लौट रहा था, लेकिन इस कोहरे में तो रास्ता दिशा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी घर ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा इस समय अकेले निकलना ठीक नहीं है।
चलो मैं आपको छोड़ देता हूं। हाँ, सच में धन्यवाद चाचा। आप ना होते तो आज बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। विशंभर चाचा के साथ आलोकनाथ कच्चे रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते वे एक बड़े सुनसान पड़े धान के खेत के पास पहुंचे। चारों तरफ घोर अंधेरा, और जब कोहरा थोड़ा हटता खेत की आकृति धुंधली धुंधली दिख जाती। अचानक आलोक ने देखा धान के खेत के ठीक बीच में कोई काला साया खड़ा है। चाचा वो देखिए, इतनी ठंड में खेत के बीच कौन खड़ा है? मास्टर जी उधर मत देखिए, चलें, जल्दी चलें यहां से। जमीन के किनारे कौन है रे? चाचा कौन कौन है वहां? किसने बोला? ये जो खेत के बीच खड़ा है वही बोल रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल जवाब मत देना, बस मेरे साथ चलते रहो। पर कोई अकेला वहां क्यों खड़ा होगा, और इतनी ठंड में वह खेत में करके आ रहा है? वो कोई आदमी नहीं है। अब और कुछ मत पूछो, और याद रखना इस खेत के पास कभी मत रुकना, रुकते ही बड़ा खतरा है। आप गांव में नए हो, इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। विशंभर चाचा की आवाज में इतना डर था कि आलोकनाथ ने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। अगली रात को आलोकनाथ बाजार से लौट रहा था। नए गांव में बाजार पहचानने और सामान खरीदने में देर हो गई थी। वापसी में वही धान का खेत फिर से सामने आ गया, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। आज कोई नहीं है। विशंभर चाचा बिना बेकार में इतना डरते हैं, इतनी छोटी बात को लेकर इतना हल्ला मचा देते हैं। लेकिन नहीं, यहां रुकना ठीक नहीं है। अब मुझे भी जल्दी निकलना चाहिए यहां से। जैसे ही वह घर की ओर मुड़ा, उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, क्योंकि उसने देखा ठीक उसके सामने वही काला साया खड़ा था। जमीन के किनारे कौन है? फिर आ गया तू मेरी जमीन खराब कर दे। आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। आज ही तेरी आखिरी रात है। आप कौन हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। सच बोल रहा हूं। आलोक बिना एक सेकंड रुके भागने लगा। ओस से भीगे रास्ते पर फिसलता हुआ भागता रहा। आखिर वह विशंभर चाचा के घर के सामने जाकर गिर पड़ा। जब होश आया, आलोकनाथ ने देखा विशंभर चाचा चिंतित चेहरा लिए उसे देख रहे थे। क्या हुआ मास्टर जी, आपकी हालत यह कैसे हुई? चाचा, मैंने फिर से उस आदमी को देखा। वही खेत के बीच में वो आदमी मुझे मारने को कह रहा था। अगर मैं ना भागता तो मुझे वह मार ही डालता। मैंने आपको मना किया था कि आप उस खेत के आसपास भी मत भटकना। चाचा, मैं वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन जो होना था हो गया। आप अब एक बहुत बड़े खतरे में हैं। कि क्यों, कैसे? और वो आदमी कौन था? वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हुआ था? मैंने आपको पहले ही बोला था कि वह कोई इंसान नहीं है। उसका नाम है रहमत अली, और वह अब मर चुका है जिसे तुमने देखा। वो असल में रहमत अली की बेचैन आत्मा थी। यही गांव का एक किसान था। फिर अब विशंभर चाचा ने आलोक को रहमत की पूरी कहानी बतानी शुरू की। यह करीब 3 साल पहले की बात है। इस गांव में एक बेहद गरीब किसान था जिसका नाम रहमत अली था। वह बलवंत सिंह की जमीन पर मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चलाता था। उसकी पत्नी भी बहुत बीमार थी। रहमत दिन रात मेहनत करता, लेकिन बलवंत सिंह उसे गधे की तरह काम कराता था और कभी कभी समय पर पैसे नहीं देता था। एक सुबह रहमत बलवंत के आंगन में पहुंचा। बलवंत धूप में
आराम से बैठा था। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। कौन से पैसे? तेरी मजदूरी तो मैं दे चुका हूं। नहीं नहीं, पिछले महीने की मजदूरी बाकी है। मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे दवा लेना है। तेरी बीवी बीमार है तो मैं क्या करूं? जा और काम कर। काम करेगा तब पैसे मिलेंगे। मैं दिन रात आपके ही जमीन पर रहता हूँ, इससे ज्यादा काम कैसे करूं? बहुत ज्यादा बोल रहा है। निकल यहां से, एक पैसा नहीं मिलेगा। ये तो जुल्म कर रहे हैं आप मेरे ऊपर। तू मेरे ही जमीन पर काम कर रहा है, मेरा ही पैसा खा रहा है और बोल रहा है मैं जुल्म कर रहा। जा, अब निकल जा यहां से। उस दिन रहमत खाली हाथ दुखी होकर घर लौट गया। अगले दिन जब वह खेत पहुंचा, उसने देखा किसी ने पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। उसी समय बलवंत सिंह अपने आदमी के साथ वहां आ पहुंचा। ये क्या हाल है मेरी फसल का? रहमत तूने किया है ना? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी आया हूं। झूठ। कल पैसे नहीं दिए थे इसलिए गुस्से में तूने मेरी फसल नष्ट कर दी। अरे तू क्या देख रहा है? इसे ऐसा सबक सिखा कि जिंदगी भर मेरी जमीन की ओर ना देख पाए। विश्वास करिए, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कमजोर शरीर होने की वजह से वह इतनी मार सह नहीं पाया और धान के खेत में ही उसकी सांस टूट गई। उस दिन से रहमत की बेचैन आत्मा उसी खेत में भटकती है। जो भी खेत के पास जाता है वह समझता है कि वह आदमी फिर उसकी फसल बर्बाद करने आया है और वह हमला कर देता है। लेकिन चाचा जिसने रहमत को मरवाया उसे कोई सजा नहीं मिली। पाप करके कोई बच सकता है क्या? बलवंत सिंह को उसके पाप की सजा मिली थी। रहमत अली की मौत के बाद उस जमीन में हर रात उसकी आत्मा दिखने लगी। डर के कारण बलवंत सिंह कभी उधर नहीं जाता था, लेकिन आखिर में उसी के अपने बेटे ने उसे मार डाला। जमीन और धन दौलत के लालच में उसी संपत्ति के लिए जिसके लिए उसने एक निर्दोष आदमी रहमत की जान ली थी, वही संपत्ति उसकी मौत का कारण बन गई। और जिन लोगों ने वास्तव में बलवंत की फसल नष्ट की थी, क्या वह पकड़े गए? नहीं, आज तक कोई नहीं जान सका कि वह काम किसने किया था। लेकिन लोगों का मानना है कि बलवंत के अत्याचार से आसपास के गांवों के कई लोग परेशान थे। शायद उनमें से किसी ने गुस्से में उसकी फसल बर्बाद कर दी थी, लेकिन उसका फल भुगतना पड़ा बेचारे निर्दोष रहमत को। आपको यह सब इतनी बारीकी से कैसे पता है? क्या आप उस समय उस गांव में थे? हाँ, मैं उस समय वहीं था। एक काम से मेरे पिता गांव आए थे और मैं भी साथ आया था। इसी वजह से मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। अब चलो उठो, रात काफ़ी हो रही है। कुहासा और ठंड अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।